अरे नेक्स्ट पीरियड आ गया, अब तो दिया मैम आएंगे। तो बच्चों, कल हमने जहाँ से पढ़ा था वहाँ से ही आज अपन वापस से शुरू करेंगे। कल हमने संधि और समास को समझा था, आज हम संधि और समास में अंतर को समझेंगे। ओके मैम। तो बच्चों, अब आप स्वर संधि का उदाहरण अपने तरीके से दे सकते हैं। तो बच्चों, संधि से संबंधित अगर कोई समस्या आपके लाइफ में आएगी तो शब्द को देख करके आप समझ जाएंगे कि उसमें कौन सी संधि है। जी मैम, बिल्कुल। आपने अभी एक कक्षा का सीन देखा जिसमें आपने देखा कि एक जो टीचर थी वो बच्चों को जब सिखा रही थी तो सबसे पहले बच्चे को संकेत के माध्यम से सिखाया जाता है। जब बच्चों से ऐसे अनार बुलाया जाता है तो अनार की जो आकृति होती है उसका जो संकेत होता है वो बच्चों के सामने रखा जाता है, प्लस जो ए की आकृति है उसे भी ब्लैक बोर्ड पर बनाया जाता है और बच्चों को सिखाया जाता है। बाद हमें क्या करना पड़ता है, उद्दीपन अनुक्रिया के माध्यम से बच्चों को सिखाना पड़ता है। जैसे बेल बजती है या जो कालांश है वो जब खत्म होता है तो जो घंटे की आवाज आती है उससे बच्चों को पता चल जाता है कि अब कौन सा टीचर आने वाला है, तो वो मेंटली उसके लिए प्रिपेयर हो जाते हैं। तो ये उद्दीपन जो परिवर्तन है उसका एक क्या है, उदाहरण है। उसके बाद जो शिक्षण कराया जाता है उसमें जो लास्ट क्लास में पढ़ाया है वहां से ही टीचर के द्वारा शुरू किया जाता है। तो जो लास्ट क्लास में पढ़ाया है उससे जब आगे हम शुरू करते हैं तो हमारा जो बच्चे का अधिगम होता है वो क्रमबद्ध होता है। उसके बाद बच्चे को जब हम कुछ भी सिखाते हैं तो अंतर करके सिखाते हैं। तो इस प्रकार इस कहानी के साथ साथ हम समझेंगे हमारे जो रॉबर्ट गेने थे उन्होंने जो अधिगम के सोपान दिए थे उनको, क्योंकि जब हम बच्चे को कुछ भी सिखाते हैं तो उसके लिए हमें एक सीढ़ीबद्ध रूप से चलना पड़ता है, जिसको आपने इस कहानी में भी समझा। अब इसको हम विस्तार से समझते हैं। HE क्लासेस के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। हेलो एवरीवन, मैं राधिका चांदमल शर्मा HE क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम अधिगम के सोपानों को समझने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने अधिगम के अर्थ, उसके चरण और उसके प्रकारों को समझा था। आज का जो हमारा टॉपिक है उससे अधिगम के सोपान भी कहा जाता है, प्लस अधिगम के प्रकार भी कहा जाता है। हाँ, हमें पता है कि हम अधिगम के चरण और अधिगम के जो सोपान थे उन्हें एक बार पढ़ चुके हैं, लेकिन अधिगम के जो प्रकार थे ये सिद्धांत ना प्रकारों में पूरी तरह से गिना जाता है और ना ही अधिगम के सोपानों में पूरी तरह से गिना जाता है। इसे अधिगम के सोपान भी कहा जाता है और चरण भी कहा जाता है। ये एक तरह से अधिगम का सिद्धांत है और अधिगम का सोपान के सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। इसके जो प्रवर्तक थे या प्रतिपादक जो थे इस सिद्धांत के वो थे रॉबर्ट गेने। रॉबर्ट गेने जो थे उन्होंने 1965 में ये सिद्धांत दिया था और 1965 में इन्होंने एक बुक लिखी थी। उस बुक में इन्होंने इस सिद्धांत के बारे में विवरण प्रस्तुत किया था। तो इनकी जो बुक थी जिसमें अधिगम के सोपान के सिद्धांत को दिया गया था, उस बुक का नाम था अधिगम की शर्त, कंडीशंस ऑफ लर्निंग। अधिगम के सोपान के सिद्धांत में इन्होंने ये कहा कि कोई भी बच्चा अगर कोई चीज़ सीखता है, कोई भी व्यक्ति कुछ भी सीखता है तो उसकी सीखने की जो गति होती है, सीखने का जो तरीका होता है, उस तरीके के आधार पर अधिगम को 8 भागों में डिवाइड किया जा सकता है। वो 8 भाग अधिगम के 8 प्रकार नहीं हैं। इन्होंने कहा कि अधिगम के लिए कोई भी एक प्रकार जो है वो कभी भी सफल नहीं हो सकता। अधिगम का एक ही प्रकार से हम हर चीज़ बच्चे को नहीं सिखा सकते। तो इन्होंने कहा कि जब हम किसी बच्चे को अधिगम करा रहे हैं, लर्निंग करा रहे हैं, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण है विषय वस्तु, कि वह विषय वस्तु कैसी है। अगर वह विषय वस्तु ऐसी है जिसको हम समझाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने की आवश्यकता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप बच्चे को सिखाना पड़ेगा। तो इन्होंने कहा कि अधिगम के जो सोपान हैं, अधिगम के जो प्रकार है वो भी स्टेप बाय स्टेप होते हैं, मतलब इसमें भी चरण होते हैं। सबसे पहले हम सरल चीज़ को सीखेंगे, उसके बाद कठिन चीज़ को और उसके बाद और कठिन चीज़ को। तो इस प्रकार इन्होंने अपना जो पूरा का पूरा सिद्धांत दिया उसमें कहा कि सबसे पहले जो व्यक्ति है वो सीखता है संकेतों को। तो इन्होंने कहा सबसे पहला जो सोपान होता है अधिगम का वो होता है संकेत अधिगम। उसके बाद इन्होंने कहा कि जो नेक्स्ट स्टेप आती है वो आती है उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम, मतलब बच्चा जो है वो उद्दीपनों को सीखता है। उसके बाद बच्चा सीखता है श्रृंखला अधिगम को, उसके बाद शाब्दिक अधिगम को,
और शाब्दिक अधिगम के बाद, जब शाब्दिक अधिगम हो जाता है बच्चे को, तो उसके बाद बच्चा सीखता है बहु विभेदन अधिगम को। बहु विभेदन अधिगम के बाद बच्चा सीखता है संप्रत्यय अधिगम को। संप्रत्यय अधिगम के बाद बच्चा सीखता है सिद्धांत अधिगम को। और सिद्धांत अधिगम के बाद जो लास्ट स्टेप आती है वो आती है समस्या समाधान। इस प्रकार से रॉबर्ट गेने ने अपने अधिगम के लिए 8 प्रकार के सोपान बताए। चलिए समझते हैं सबसे पहला जो अधिगम का सोपान है, जिसे हम संकेत अधिगम के नाम से जानते हैं, उसे। रॉबर्ट गेने ने कहा है कि सबसे पहले कोई भी बच्चा जब सीखना प्रारंभ करता है तो वो संकेत अधिगम के माध्यम से सीखता है, अर्थात तो उसका जो प्रारंभिक जो अधिगम होता है, प्रारंभिक अध्ययन जब शुरू होता है उसका, तो जो सबसे पहले जो अधिगम होता है वो होता है संकेत अधिगम प्रकार का अधिगम। संकेत अधिगम को क्लासिकल अनुबंध भी कहा जाता है। सीखने के इस प्रकार के यांत्रिक ढंग से आदतों का निर्माण किया जाता है। अगर कोई बच्चा है जिसमें आदतों का निर्माण करना है तो वो संकेत अधिगम जो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपने पावलोव के सिद्धांत के बारे में सुना होगा, समझा होगा। पावलोव का सिद्धांत हमें ये कहता है कि जो प्राकृतिक उद्दीपक होते हैं किसी भी बच्चे के या किसी भी व्यक्ति के या किसी भी जीव के, उसके स्थान पर अगर किसी कृत्रिम उद्दीपन को प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो जब कृत्रिम उद्दीपन सामने आएगा तो भी बालक या जीव जो भी होगा वो उसी प्रकार की अनुक्रिया करेगा जैसे प्राकृतिक जो उद्दीपक होता है उसके सामने की जाती है। हुआ ये कि पावलोव ने क्या किया था, एक कुत्ता लिया था और उस कुत्ते के उन्होंने क्या किया था, जो लार वाली जो नली होती है मुंह में, उसमें कट लगा करके एक परख नली सेट कर दी थी। उसके बाद जब कुत्ते के सामने खाना लाया जाता है तो कुत्ता जो है उसके मुंह में लार आती है, ये एक स्वाभाविक अनुक्रिया है। उद्दीपक है खाना और जो अनुक्रिया है वो है कुत्ते के मुंह में लार आना। तो जैसे ही कुत्ता खाने को देखेगा उसके मुंह में लार आएगी, ये स्वाभाविक है। लेकिन पावलोव ने क्या किया था, पावलोव ने एक प्रयोग किया था उस कुत्ते पर और उसके बाद उसे परख नली वगैरह सेट करने के बाद उसने क्या किया, कुत्ते के सामने जब भी खाना आता उससे जस्ट पहले एक घंटी बजाई जाती थी। जब बार बार कुत्ते के साथ ऐसा किया गया कि जैसे ही कुत्ते को भूख लग रही है उसके बाद एक घंटी बजती और घंटी बजने के साथ ही खाना आ जाता, तो जब बार बार ऐसा ही किया गया तो कालांतर में कुत्ता सीख गया कि घंटी बज गई, इसका मतलब मेरा खाना आने वाला है। तो केवल घंटी बजी है, खाना अब आएगा, लेकिन कुत्ते के मुंह में लार आ गई। इसका अर्थ ये हुआ कि जो कुत्ता है वो सीख गया कि घंटी आते ही मेरा खाना आएगा। इस चीज का उसे अच्छे से पता चल गया था। वैसे ही संकेत अधिगम का हम उदाहरण लेते हैं। एक बच्चा है, वो बच्चा जब स्कूल में गया तो जब शुरू में बच्चा जब स्कूल में जाता है तो उसे नहीं पता कि जो घंटे लग रहे हैं, जो घंटियां लग रही है छुट्टी के लिए, उसका क्या अभिप्राय है। लेकिन जब कुछ दिनों बाद बच्चा स्कूल में होता है और जैसे ही घंटी बजती है उसे पता है बैग लेकर घर जाना है, छुट्टी हो गई। अगर केवल पीरियड्स खत्म हो रहे हैं, एक कालांश खत्म हुआ उसके बाद दूसरा कालांश आ रहा है, तो क्या बजेगा, केवल घंटा बजेगा। तो ऐसे में बच्चे को पता चल जाएगा कि नेक्स्ट टीचर आने वाले हैं, अब इन टीचर की क्लास खत्म होने वाली है। तो बच्चा अपने आप ही क्या करेगा, वो टीचर अभी क्लास में ही है लेकिन वो तैयारी कर लेगा कि अब इस चीज को बंद करना है और नई जो बुक्स है, नए जो टीचर है वो जो आएंगे उनके लिए जो विषय वस्तु है, जो सब्जेक्ट वो पढ़ाते हैं उससे संबंधित जो बुक्स है वो उसे निकालनी है। तो इस प्रकार बच्चे का जो अधिगम है वो क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। ये संकेत अधिगम सबसे निकृष्ट प्रकार का अधिगम कहा जा सकता है। निकृष्ट प्रकार से अभिप्राय है इसमें केवल बच्चा क्या करता है, चीजों को रट लेता है, बिना कुछ सोचे समझे बच्चा इन चीजों को या इन संकेतों को क्या कर लेता है, समझ लेता है। अब संकेत अधिगम का शैक्षिक महत्व क्या है? संकेत अधिगम का शैक्षिक महत्व ये है कि जब हम बच्चे को कोई चीजें सिखाते हैं या प्रारंभिक अवस्था में जब हम बच्चे को वर्णमाला सिखाते हैं, गणित सिखाते हैं, जिसमें हम बच्चे को गिनती बोलना सिखा रहे हैं, गिनती सिखा रहे हैं, तो उस समय हमें संकेत अधिगम की सबसे ज़्यादा हेल्प लेनी पड़ती है। बच्चे को संकेत जो है वो सिखाने पड़ते हैं। बच्चे के सामने हम एक लिखेंगे और एक पेन बताएंगे कि बेटा ये एक है, तो बच्चा क्या करेगा, उस एक को और प्लस जो हमारे हाथ में एक पेन था उसको, उन दोनों को लेकर के अपने हिसाब से संकेत बनाएगा और अपने हिसाब से उस चीज़ को रट लेगा। अगर बच्चा हमसे पूछ ले कि मैडम आप इसे कह रहे हैं कि ये एक है, जैसे माना कि मेरे हाथ में ये बुक है, मैं बच्चे को समझा रही हूँ कि बेटा ये एक है,
लेकिन अब बच्चा जो है वो समझने के लिए तैयार नहीं। वो अगर ये कह दे कि मैडम आप इसको एक कह रहे हो, ठीक है, सब लोग इसको एक कहते हैं, लेकिन अगर इसका नाम दो होता तो क्या होता, इसको मैं दो क्यों नहीं कह सकता। तो हमारे पास कोई आंसर नहीं होगा। हमारे पास जरूरी ये है कि हम बच्चे को जब संकेत अधिगम सिखा रहे हैं तो उस समय हमें उसको क्या करना पड़ेगा, संकेत से ही समझाना पड़ेगा कि बेटा इसको यही कहते हैं और इसको ऐसे ही समझना है। तो बच्चा क्या करेगा, फिर इन चीज़ों को रट लेगा प्रारंभिक अवस्था में, और उसके बाद वो धीरे धीरे इन चीज़ों के ऊपर अपनी समझ बनाएगा। कुछ चीज़ें ऐसी है हमारे सिखाने में, जिसमें एक तो वर्णमाला हो गया, जिसमें अगर बच्चा जैसे यहाँ अधिगम लिखा है, अब अगर बच्चा कहे कि ये जो ए लिखा है ना, इसको अगर मैं ए नहीं बोल करके आ बोलूँ तो इसको ए क्यों बोला जा रहा है, तो इसका कोई आंसर है क्या हमारे पास। बच्चे को हम इस प्रकार से संतुष्ट कर सकते हैं कि ये ए क्यों है। तो ऐसे में जरूरी है कि हम बच्चे को क्या करें, संकेत अधिगम के माध्यम से केवल रटवा दें कि बेटा ये ऐसा ही है बस। इसके बाद तर्क वितर्क जैसा कोई अपने पास स्कोप नहीं रह जाता है कि हम इसके ऊपर कोई तर्क वितर्क करें। तो ये जो संकेत अधिगम है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है। हमें बच्चे को ऐसे कैसे रटवाना है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रकार आता है वो आता है उद्दीपन अनुक्रिय अधिगम। जो उद्दीपन अनुक्रिय अधिगम है उसमें क्या होता है कि इस प्रकार का जो अधिगम होता है उसमें धनात्मक अथवा ऋणात्मक पुनर्वलन की सहायता से किसी उद्दीपक के प्रस्तुत करने पर व्यक्ति को वांछित अनुक्रिया करने के लिए प्रेरित किया जाता है। आपने स्किनर के सिद्धांत के बारे में सुना होगा। स्किनर का जो सिद्धांत था उसमें स्किनर ने एक कबूतर लिया था और उस कबूतर को जब दाना दिया जाता था, जब वो क्लॉकवाइज घूमता था, अगर कबूतर एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो उसको कुछ भी नहीं मिलता था। तो अगर वो सही क्रिया करेगा तो उसको क्या मिलेगा, सकारात्मक पुनर्वलन दिया जाएगा, और अगर वो सही अनुक्रिया नहीं करेगा तो उसे नकारात्मक पुनर्वलन जो है वो दिया जा रहा था। तो जो उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम है ये सेकेंड प्रकार का सोपान है अधिगम का। अगर बच्चा संकेतों को सीख गया है, उसे पता चल गया है कि उसे किस प्रकार से क्रिया की जो प्रतिक्रिया है वो करनी है, तो बच्चा उसके बाद क्या करेगा, जो भी प्रतिक्रियाएं हो रही है उनके प्रति अनुक्रिया करेगा। जो भी उद्दीपक है उसके प्रति क्या करेगा, बच्चा अनुक्रिया करना सीख जाएगा। लेकिन अगर बच्चा सकारात्मक अनुक्रिया करता है, मतलब जैसा हम चाह रहे हैं, जैसा हम सिखाना चाह रहे हैं वैसे अगर बच्चा सीख रहा है तो उसे क्या दिया जाएगा, सकारात्मक पुनर्वलन। और अगर बच्चा नकारात्मक अनुक्रिया कर रहा है, मतलब हमने बच्चे को कहा है कि बेटा आपको लाइन से आना है, अगर बच्चा लाइन से आ रहा है तो हम कहेंगे वेरी गुड बेटा चलो लाइन से चलो, ऐसा कह करके बच्चों को ले जा रहे हैं। लेकिन अगर बच्चा लाइन तोड़ रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसे नकारात्मक पुनर्वलन देना पड़ेगा। नकारात्मक पुनर्वलन से अभिप्राय है हम बच्चे को थोड़ा स्ट्रिक्टली होकर के इशारा कर सकते हैं कि बेटा लाइन मत तोड़ो, बेटा क्यू में रहो। तो इस प्रकार का जो हम नकारात्मक पुनर्वलन दे रहे हैं इससे भी बच्चा सीखेगा, बच्चा अपनी जो क्यू है वो नहीं तोड़ेगा। तो इस प्रकार से जब बच्चा संकेत अधिगम को समझ रहा है तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज आती है वो आती है उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम। अब हम समझेंगे इसका शैक्षिक महत्व। ये जो दूसरा चरण है उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम, इसका भी हमारे शिक्षण में बहुत ज़्यादा महत्व होता है। जब बच्चे को पुनर्वलन मिलता है यानी कि फीडबैक मिलता है टीचर की तरफ से, और वो टीचर की तरफ से मिला हुआ फीडबैक अगर सकारात्मक होता है, जैसे बच्चा कोई होमवर्क करके लाया है और बच्चे को वेरी गुड दिया जा रहा है, तो बच्चा आगे से उसी काम को अच्छे से अच्छा करने के लिए, अच्छे से अच्छी प्रतिक्रिया करने के लिए और अनुक्रिया करने के लिए क्या होगा, प्रेरित होगा। और अगर बच्चे ने अच्छा काम नहीं किया है और उसके लिए अगर उसे नकारात्मक पुनर्वलन मिलता है तो भी बच्चा मोटिवेट होगा कि नहीं अगली बार मुझे सकारात्मक पुनर्वलन जो है वो मिलना चाहिए, तो उसके लिए वो लगातार प्रयास करना प्रारंभ कर देता है। नेक्स्ट जो प्रकार आता है, नेक्स्ट जो सोपान आता है वो आता है श्रृंखला अधिगम। श्रृंखला अधिगम को क्रमिक अधिगम भी कहते हैं। इस प्रकार के अधिगम में अधिगम सामग्री क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित रहती है तथा अधिगमकर्ता एक एक करके क्रम से अधिगम जो सामग्री होती है उसको सीखता है। जब हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं और जब हम बच्चे को पढ़ाते समय जो भी विषय वस्तु बच्चे को दे रहे हैं, अगर वह विषय वस्तु क्रमबद्ध होती है तो बच्चे का जो अधिगम लेवल है वो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि उसे पता रहता है कि उसने जो सरल चीज़ सीख ली है उसके आगे की चीज़ें ये है। तो जब वो उनसे जुड़ी हुई चीज़ें ही सीखता है, क्रमबद्ध तरीके से और व्यवस्थित तरीके से सीखता है, तो बच्चे का जो माइंड है उसमें जो चीज़ें स्टोर हो रही है उनका भी क्रम व्यवस्थित रहता है।
और व्यवस्थित रहने की वजह से बच्चा सरल से कठिन की ओर बढ़ता जाता है और बच्चा चीज़ों को अच्छे से सीखता जाता है। उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं कि जो हमारी वर्णमाला है, जो हमारी गिनतियाँ हैं, जो गणित से संबंधित जो हमारी गिनती जब हम बच्चे को सिखा रहे हैं तो उससे संबंधित जो भी चीज़ें होती है वो सब क्रमबद्ध रूप से जुड़ी हुई रहती है, तो बच्चे को सीखने में क्या रहती है, आसानी रहती है। तो शिक्षण में हमारे लिए ये सोपान बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जब हम बच्चे को कोई विषय वस्तु दे रहे हैं, समझा रहे हैं, तो हमारी विषय वस्तु एकदम से क्या होनी चाहिए, क्रमबद्ध होनी चाहिए, पीछे की जो विषय वस्तु है उससे जुड़ी हुई होनी चाहिए। और जब उन दोनों को हम मर्ज करते हुए पढ़ाते हैं तो बच्चे का जो अधिगम लेवल है वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा होता है। नेक्स्ट जो प्रकार आता है वो आता है शाब्दिक अधिगम। शाब्दिक जो अधिगम है, इस प्रकार के अधिगम से तात्पर्य है शब्दों, वाक्यों, वार्तालापों, साहित्य लेखन संबंधी अधिगम से है, जो शाब्दिक व्यवहार में परिवर्तन लाने से संबंधित होता है। मतलब हमारा जो शाब्दिक अधिगम है उसमें बच्चे को शब्द सिखाए जाते हैं, चाहे वो शब्दों को पढ़ना हो, चाहे शब्दों को बोलना हो या फिर उनको लिखना हो। अब शिक्षण में शाब्दिक अधिगम का महत्वपूर्ण रोल होता है। हमने जब अधिगम के प्रकार समझे थे तो उसमें हमने समझा था कि अधिगम का जो शैक्षिक अधिगम के जो प्रकार है, शैक्षिक अधिगम का पहला ही प्रकार होता है शाब्दिक अधिगम। क्योंकि जब हम पढ़ा रहे हैं तो बच्चे को हम बहुत सारी चीज़ें शब्द उच्चारण के माध्यम से बोल रहे हैं, मतलब हमारा जो बोलना है उसमें भी शब्द होते हैं, प्लस बच्चा जिन चीज़ों को सुन रहा है वो शब्दों को सुन रहा है। बच्चा जब हम ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे हैं या जो विषय वस्तु उसके सामने है उसमें जो शब्द लिखे हैं उन्हीं को उसे पढ़ना है, प्लस जो कुछ भी वो वर्क करेगा, क्लास वर्क हो चाहे होमवर्क हो, जो कुछ भी वो लिखेगा वो शब्द भी शब्दों के रूप में होता है। तो जो हमारा बच्चा है उसकी जो टीचिंग है उसमें शाब्दिक अधिगम का महत्वपूर्ण रोल होता है। बच्चा शाब्दिक अधिगम को अधिक से अधिक प्रयोग में लेता है, तो एक टीचर के लिए भी शाब्दिक अधिगम को समझना बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये चरण हमारे शिक्षण के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब हम बात करते हैं बहुविभेदन अधिगम की। बहुविभेदन अधिगम जो है उसके अंतर्गत प्राणी अपने सम्मुख प्रस्तुत हो रहे अनेक उद्दीपकों में से इच्छित उद्दीपक को पहचानता है और तदनुसार क्रिया करता है। उस अनुसार उसे क्रिया करना जो है, अनुक्रिया करना जो है वो सीख जाता है कि उसे किस प्रकार की जो अनुक्रिया है वो करनी है। बहुविभेदन से अभिप्राय है हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, बच्चे के सामने भी बहुत सारे ऑप्शंस जो होते हैं, लेकिन बच्चा क्या करता है, किसी न किसी एक जो ऑप्शन होता है उसका चुनाव करता है। इसमें बच्चे को ये स्वतंत्रता होती है कि वो किसी भी उद्दीपन को चयन कर सकता है, लेकिन इसमें ज़रूरी ये है कि उससे विभेदन करने की जो क्षमता है वो होना ज़रूरी है। अब ये जो उद्दीपन है इसका हमारे शिक्षण में क्यों महत्व है, क्योंकि बच्चा बहुत सारी जो बुरी चीज़ें होती हैं उनको भी सीख जाता है। तो ज़रूरी है कि एज ए टीचर हम जब बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो हम उसमें ये जो विभेदन अधिगम है उसकी जो क्षमता है उसका डेवलपमेंट उसमें कर लें। अगर हम बहुविभेदन की जो क्षमता है उसका बच्चे में डेवलपमेंट कर लेते हैं तो जो हम विषय वस्तु बच्चे को दे रहे हैं उस विषय वस्तु के साथ साथ वो ये भी समझ जाता है कि इसके अलावा जो दूसरी विषय वस्तु है उसमें और इस विषय वस्तु में जो उसे दी जा रही है उसमें क्या अंतर है, वो तुलना करना सीख जाता है। तो बहुविभेदन जो अधिगम है वो हमारे शिक्षण के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें पहली बात तो ये है कि बच्चा सीखता है कि उसे किस चीज़ का चयन करना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसके पास संकेत अधिगम, उद्दीपन अनुक्रिया श्रृंखला में जो सामग्री आ रही है वो होनी चाहिए और शाब्दिक अधिगम जो है वो उसे आना चाहिए। अगर उसे पुराने जो चरण हैं उन सब से अगर बच्चा गुजर के आया है तो जब वो बहुविभेदन अधिगम की स्टेज पर आएगा तो वो अपने पास जो भी विषय वस्तु होगी उसमें से चयन कर लेगा कि उसे किस विषय वस्तु की आवश्यकता है। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रकार आता है वो आता है संप्रत्यय अधिगम। संप्रत्यय से अभिप्राय होता है किसी भी प्रकार की जो धारणाएं होती है, जो नियम बने हुए होते हैं, जो सिद्धांत होते हैं, उन चीज़ों को सीखना। इस प्रकार के अध्ययन जो अधिगम होता है उससे तात्पर्य होता है कि हमारे जो पूर्वानुभव है, प्रशिक्षण अथवा संज्ञानात्मक जो प्रतिक्रियाएं हैं उनके आधार पर संप्रत्ययों का निर्माण करने से होता है। मतलब जब बच्चे के पास जो अनुभव है पुराने, जो प्रशिक्षण उसने अभी तक प्राप्त किया है, जो अभी तक के जो सोपान थे जिसमें वो होकर आया है, उन सब के बाद वो क्या करता है, एक नियम या एक सिद्धांत बना लेता है कि ये चीज़ इस प्रकार की है, इसका मतलब ये ऐसी है। मतलब बच्चे के जो भी अनुभव रहे हैं उस विषय के बारे में, उन सब का निचोड़ जो होता है और निचोड़ के बाद उसकी खुद की जो एक अंडरस्टैंडिंग बनती है उस विषय वस्तु पर, वो संप्रत्यय कहलाता है।
संप्रत्यय अधिगम के बाद की जो स्टेज आती है वो आती है सिद्धांत अधिगम। रॉबर्ट गेने ने कहा कि जो भी हमारे अधिगम के सोपान हैं उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा। उसने ये कहा कि हमें सबसे पहले संकेतों को समझना पड़ेगा। संकेतों को समझने के बाद उन संकेतों के लिए अनुक्रिया करना सीखना पड़ेगा कि जो भी संकेत हमारे सामने आ रहे हैं उसके प्रति हमें क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई प्रतिक्रिया करनी पड़ेगी। तो प्रतिक्रिया करने के लिए हमें क्या जरूरी है, संकेत। और संकेत मतलब हमारे लिए किसका काम कर रहे हैं, उद्दीपक का काम कर रहे हैं। एक बच्चे के सामने, बच्चे को जब हमने पढ़ाया, हमने उसको सबसे पहले वर्णमाला में ए अक्षर का ज्ञान कराया। हमने उसे कहा कि बेटा ए मतलब ऐसे अनार है, अनार का फोटो है और उसके साथ ए लिखा हुआ है। अब ये बच्चे के लिए संकेत बन गया। अब जैसे ही उसके सामने अनार की फोटो आएगी या अनार आएगा तो बच्चा क्या समझेगा कि ये ऐसे अनार है। मतलब केवल उसके सामने अनार आया है, ए लिखा हुआ नहीं आया है, लेकिन फिर भी बच्चे ने क्या किया, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया दे दी। उसने कह दिया कि ये ऐसे अनार है। उसके बाद उसको आ से आम सिखाया जाएगा। मतलब जब वो ए को सीख गया तो उसको आगे की जो स्टेज थी, श्रृंखला जो अधिगम है, उसके अंतर्गत हम आगे की स्टेज सिखाएंगे। तो इस प्रकार गेने के 3 चरण कंप्लीट हुए। उसके बाद बच्चे को अनार और आम लिखना सिखाएंगे। मतलब अब बच्चे का कौन सा अधिगम हो रहा है, शाब्दिक प्रकार का अधिगम हो रहा है। और जब शाब्दिक प्रकार का अधिगम कंप्लीट हो गया तब क्या होता है, बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलते हैं, जैसे उनके सामने अधिगम पढ़ने के लिए उसे कहा जाएगा तो वो ऐसे बोलेगा, ऐसे अनार, ई की मात्रा, द से धनुष, ग से गमला और मैं से मछली। इस प्रकार से वो अधिगम को बोल रहा है। मतलब उसने क्या किया, इनको बिल्कुल अटैच कर लिया कि ए मतलब क्या है, अनार ही है, ये मात्रा है, इसका मतलब ये ई की मात्रा है। द है आया, इसका मतलब वो द से धनुष है। इस चीज को बच्चे ने क्या कर लिया, पूरी तरह से आत्मसात कर लिया और वो अब इसको ऐसे ही पढ़ रहा है अधिगम को। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, बच्चे में बहु विभेदन की जो क्षमता होती है उसका डेवलपमेंट उसमें करना पड़ेगा। उसे कहना पड़ेगा कि बेटा ये ए जो है ये अनार के लिए हमने आपको केवल सिखाया था, तब हमने इस चीज को यूज करना था। अब हमें बार बार इसको ए से अनार नहीं कहना है, अब केवल ए ही बोलना है। अब इसे बार बार ई की मात्रा नहीं बोल करके जो शब्द होगा उसके साथ जो है ई की मात्रा का उच्चारण करना है। अब ये जो चीज हम बच्चे को सिखा रहे हैं ना बेटा, वो है बहु विभेदन अधिगम। मतलब अब बच्चे को क्या कर रहे हैं, जो हमने संकेत अधिगम के माध्यम से उसके साथ अटैच कर दिए थे ना, उनको वापस से हमें क्या करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा। तो ये जो चारों प्रकार के अधिगम थे, 5 प्रकार के अधिगम थे, ये हमारे प्रारंभिक शिक्षण के लिए बहुत ज्यादा क्या होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। उसके बाद हमने कहा संप्रत्यय अधिगम। संप्रत्यय से अभिप्राय होता है बच्चे के जो भी तर्क, चिंतन, जो भी अनुभव अभी तक बच्चे ने जो शामिल किए हैं, उन सब के आधार पर बच्चे खुद से कोई ना कोई निष्कर्ष निकालता है, वो संप्रत्यय अधिगम है। संप्रत्यय अधिगम जो है उसका इस्तेमाल हमारे शिक्षण में जब किया जाता है तो ये बड़े बच्चों के लिए किया जाता है, छोटे बच्चों के लिए हम संप्रत्यय अधिगम का उपयोग नहीं करते हैं। उसके बाद हमने बात की है कि गेने ने कहा कि उसके बाद का जो स्टेज आता है वो आता है सिद्धांत अधिगम। सिद्धांत अधिगम से अभिप्राय सिद्धांतों को समझना या सीखने से है। किसी प्रक्रिया अथवा घटना को संचालित करने की कार्यविधि संबंधी क्रमबद्ध तार्किक विवेचन को ही सिद्धांत कहते हैं। जो भी प्रक्रियाएं हमारे सामने हो रही है, उन प्रक्रियाओं का कोई ना कोई कारण होता है और उस कारण को समझ लेना ही क्या है, सिद्धांत अधिगम है। ये जो अधिगम है ये भी हमारे शिक्षण में महत्वपूर्ण है, लेकिन ये भी बड़े बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमने पहले ही कहा गेने के जो अधिगम थे वो स्टेप बाय स्टेप है। गेने ने कहा कि सबसे पहले जो अधिगम होगा वो छोटे प्रकार का होगा, मतलब सरल प्रकार का होगा, और उसके बाद जो अधिगम होगा उसका अधिगम का जो प्रकार है वो भी बढ़ता जाएगा, और उसके बाद का जो अधिगम है वो कठिन से कठिन होता जाएगा। तो इन्होंने कहा है कि जो हमारा सिद्धांत अधिगम है उसमें क्या होता है, बच्चा घटनाओं को समझता है और उन घटनाओं के पीछे जो कारण है उसको समझता है और उस कार्यविधि को समझता है, और कार्यविधि और इन सबको समझने के बाद वो क्रमबद्ध तार्किक विवेचन जो है वो करना सीख जाता है। उसके बाद लास्ट जो स्टेज आती है अधिगम की, लास्ट जो सोपान है वो सोपान है समस्या समाधान अधिगम। रॉबर्ट गेने ने कहा है कि समस्या समाधान अधिगम के लिए जरूरी है कि इसके पीछे के जितने भी सोपान हैं, जितने भी प्रकार हैं, वो सारे के सारे जो आपके चरण हैं वो कंप्लीट होने चाहिए। अब देखिए, क्योंकि ये सीढ़ी है तो सीढ़ी पर जब हम चढ़ते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले नीचे के पायदान जो है उसके ऊपर हमें अपना पैर रखना पड़ेगा।
फिर उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज आएगी, नेक्स्ट जो सीढ़ी आएगी उस पर पैर रखना पड़ेगा। ऐसे करके ही हम ऊपर तक पहुंच सकते हैं। तो गेने ने कहा कि सीधा हम समस्या समाधान अधिगम पर नहीं पहुंच सकते, हमें क्या करना पड़ेगा, संकेत अधिगम के बाद उद्दीपन, उद्दीपन के बाद श्रृंखला, श्रृंखला के बाद शाब्दिक अधिगम और शाब्दिक अधिगम के बाद बहुविभेदन अधिगम सीखना पड़ेगा और उसके बाद संप्रत्यय अधिगम सीखना पड़ेगा। संप्रत्यय अधिगम के बाद हमें सिद्धांत अधिगम सीखना पड़ेगा और तब जाकर के हम समस्या समाधान अधिगम को सीख पाएंगे। तो पहली जो प्राथमिकता थी समस्या समाधान के लिए वो ये थी कि इससे पहले के सारे प्रकार के जो अधिगम हैं उन सब को हमने सीख लिया हो, तभी हम समस्या समाधान अधिगम को सीख सकते हैं। अधिगम का यह प्रकार गेने द्वारा प्रस्तुत अधिगम सोपानिकी का सर्वोच्च स्तर है। समस्या समाधान अधिगम के अंतर्गत प्राणी अपनी समस्याओं का समाधान करना सीखता है। प्राणी को या किसी भी व्यक्ति को अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए पुराने प्रकार के जितने भी अधिगम के सोपान हैं उन सब को समझना ज़्यादा जरूरी है। ये थे रॉबर्ट गेने के अधिगम के सोपानिकी सिद्धांत के प्रकार। अब यहाँ इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आपके कंपटीशन एग्जाम्स में प्रश्न ये आता है कि रॉबर्ट गेने के अनुसार अधिगम के सोपान कितने हैं, तो आपका आंसर बिना किसी कंफ्यूजन के 8 होना चाहिए। अधिगम के जो सोपान रॉबर्ट गेने ने बताए हैं वो 8 प्रकार के हैं। अगर प्रश्न एग्जाम में इस तरह से आता है कि रॉबर्ट गेने ने अधिगम के कितने प्रकार बताए हैं, तो भी जो अपना जो आंसर है वो 8 ही आएगा। अब इसमें कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि रॉबर्ट गेने के अनुसार बताए गए जो अधिगम के सोपान की सिद्धांत है उसके जो सोपान हैं उनकी जो क्रमबद्ध व्यवस्था है वो किस प्रकार से है। अब आपको वहां पर क्रम पूछा जाएगा तो आपको जरूरी है कि आप अच्छे से इन 8 क्रमों को याद कर लें कि सबसे पहले कौन सा क्रम आता है, उसके बाद कौन सा जो अधिगम है वो आता है। तो अधिगम के जो सोपान है उसके जो चरण हैं उन सारे चरणों के आपको पता होना चाहिए कि पहले नंबर का कौन सा है, दूसरे नंबर का अधिगम कौन सा है, तीसरे नंबर का कौन सा है और इस प्रकार से 8 प्रकार कौन कौन से हैं। सीधा सीधा ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि अधिगम सोपानिकी में गेने ने 5वें नंबर पर किस प्रकार के अधिगम की बात की है, तो आपको याद होना चाहिए कि 5वां प्रकार जो था वो कौन सा था। आज हमने अधिगम के सोपान सिद्धांत को पढ़ा है। नेक्स्ट क्लास में हम अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों को समझेंगे जो आपके कंपटीशन एग्जाम्स के तहत बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे लेटेस्ट अपडेट जो होंगी वो आप तक आ जाएगी और आप क्लास को देख पाएंगे। धन्यवाद।